मेडिकेशंस अगर हम देखें तो आर्टीरियल जो रेडियल आर्टरी होती है उस अप्रोच में मेडिकेशंस जो है वो हम पहले देते हैं। जबकि मैंने बताया था फेमरल के लिए जो हेपरिन वगैरह है, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह है, ये इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो आप यूज करते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं करते, नहीं तो पीसीआई में यूज होती है। ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक कॉकटेल बना के देना होता है। जब दो चीजों को आप मिक्स करते हैं तो उसको कॉकटेल कहते हैं। ठीक है। तो जब आप दो मेडिसिन को मिक्स करेंगे तो उसको भी कॉकटेल कहा जाता है। अब इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉकटेल यूज होता है, नाइट्रो प्लस आप इसके साथ मिक्स करके हेपरीन। कुछ लोग जो है नाइट्रो के अलावा इसके साथ जो है एक और तरह के मेडिसिन भी देते हैं। और इनका काम एक ही होता है कि इन्होंने आर्टरी को स्पेजम में जाने से बचाना है, प्लस विरापामिन। ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में आपको एहतियात की जरूरत होती है, उनमें आप जो है ये कंबाइन नहीं दे सकते। वजह ये होती है कि लाइक अगर आपके पास एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट है तो आप उनमें नाइट्रोग्लाइसिन और कुछ लोग निपरेट भी देते हैं, तो उनमें जो नाइट्रोप्रोसाइड होता है आप ये कंबाइन नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें प्रेशर ज्यादा ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं, पेशेंट फेंट हो सकता है। इसलिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप मेडिकेशन कौन सी देते हैं और किस लिए देते हैं। और मेडिकेशन देनी कब कब है? बिफोर प्रोसीजर। ठीक है। और उसमें आप एक तो पहले अप्लाई करते हैं टॉपिकल क्रीम, जो आपने उसको लोकल एनेस्थीसिया देना है, या आप जाइलोकेन दे देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने फिर जब शीट पास कर ली, इसके बाद आपने शीट पास कर ली, उसके बाद थ्रू द शीट आपने क्या देना है? शीट के जरिए बच्चों आपने 500 माइक्रोग्राम जो है वो, या यूनिट्स, माइक्रो यूनिट्स या इसको बोलते हैं, हेयर हेपरिन होती है। और आपके पास आ जाती है विरापामिल। और आपके पास आ जाता है जी नाइट्रोग्लिसरीन। इनको आप मिक्स करके दे देते हैं। अच्छा, मिक्स ना भी करें, ये अलहदा इसमें 5 सीसी में ले लें, ये 10 सीसी में ले लें, ये भी 10 सीसी में ले लें, तो थोड़ा थोड़ा इनका पार्ट दे दे, वो भी ठीक है, वो भी कॉकटेल ही होता है। तो कॉकटेल क्या हो जाता है, कुछ लोग एक ही सिरिंज में इन सबको मिक्स कर लेते हैं और इकट्ठा दे देते हैं अलग अलग देने की बजाय। अब इसकी वजह से क्या होगा? हेपरिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट। एक तो ये वो कोएगुलेशन होने से बचाएगी, आपके वहां पे जो बनते हैं क्लॉट्स वगैरह, और जिसकी वजह से आपकी कैथेटर्स वगैरह में क्लॉट्स का खतरा होता है, उससे बचाता है। दूसरा, जो मैंने आपको कल ट्रॉली दिखाई थी, वहां पे मैंने आपको एक सलाइन बाउल दिखाया था। उस सलाइन बाउल के अंदर भी आपने प्रिंट डाली होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपने जो कैथेटर्स यूज करते हैं आप उनको साथ साथ फ्लश करके लगते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये कैथेटर यूज किया पहले, फिर मैं ये यूज करना चाह रही हूँ, मैं इसको भी फ्लश करके रखूंगी सिलाइन से, मैं इसको भी सिलाइन से फ्लश करके रखूंगी, नहीं तो इनके अंदर जो ब्लड था वो क्लॉट हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब यूज करेंगे वो डायरेक्टली क्लॉट हम फिर हार्ट में भेज सकते हैं। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है कि आपकी जो ट्रॉली होती है उसमें भी सलाइन के अंदर आपने हेपरिन जो है वो 1 सीसी ऐड किया होता है, ताकि वहां पे कोएगुलेशन ना हो आपकी डिवाइसेस के अंदर, आपके कैथेटर्स के अंदर, आपकी ये जो सप्लाई है इनमें ना जो कोएगुलेशन है वो ना हो। फिर इसके बाद कुछ पेशेंट्स को ये बिफोर प्रोसीजर हो गया, और कुछ को पोस्ट प्रोसीजर भी क्या किया जाता है कि विरापामिल दे दिया जाता है। ठीक है। मेन का मकसद सिर्फ यही है कि आर्टरी को उसने स्पेजम से बचाना है। ठीक है। फिर कुछ डिथेरेंस वगैरह भी दे देते हैं, लिक्विड भी दे देते हैं। अपनी अपनी हर एक लैब की और हर एक कार्डियोलॉजिस्ट की एक अपनी अप्रोच होती है कि उसने क्या करना है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को जो हेपरिन है वो रेडियल आर्टरी के क्लूजन बचाने के लिए ज्यादातर दिया जाता है, और वो 500 तक आप देख सकते हैं। जो मैक्सिमम डोज है ये 500 माइक्रोन है। और अगर आप ये देखें 5000 माइक्रोन या 50 भी पर केजी, पेशेंट के वेट के हिसाब से होता है। और अगर आप 1 सीसी की बात करें ना कि हेपरिन 1 सीसी दे दें, तो वो जो 1 सीसी होता है हेपरिन का वो इक्वल टू 5000 यूनिट होता है, आई थिंक। ठीक है। ये इसकी हेपरिन की अगर आप वो देखें क्या कहा जाता है उसको, वायल को,
तो उसके ऊपर लिखा होता है कि अगर आप 1 cc दे रहे हैं तो 1 cc इज इक्वल टू 5000 यूनिट होता है। तो अगर आपको वो कहता है कि 7500 दे दें या इतना दे दें, तो आप 1 cc को जो है वो सलाइन में मिक्स करने के बाद फिर आप उसमें से 75%, 25% वो देते हैं। ये फिर आगे नर्सिस के काम होते हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए अमाउंट कितनी देनी है आपको। तो ये अमाउंट है, और ये सिर्फ इसका मकसद ये है कि आपकी रेडियल आर्टरी की अक्लूजन ना हो। ठीक है जी। अगर पेशेंट फिर भी ये कुछ देर एक्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा चांसेस आ जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप फिर? उसमें आपने फिर दोबारा इंजेक्शन को आपने रिपीट करना होता है, जो एंटीस्पैज्म का आपने कॉकटेल बनाना होता है। ठीक है। और जैसे लॉन्ग प्रोसीजर है तो उसका कुछ ना कुछ टाइम आपको, और वैसे भी जो हेपरिन है उसके 3 मिनट के बाद उसका इफेक्ट स्टार्ट होता है। तो जब हेपरिन दे दी जाती है तो उसके बाद जो नर्स होती है वहां पे, वो बताती है 3 मिनट के बाद कि हेपरिन को 3 मिनट हो गए। और अगर घंटा 2 घंटा गुजर जाता है तो भी उसने ये बताना होता है कि हेपरिन दिए हुए इतना टाइम हो गया, क्योंकि हेपरिन की हाफ लाइफ होती है और उसके अकॉर्डिंग फिर दोबारा से उसका जो एक्शन है वो स्टॉप हो जाता है, और फिर क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। तो फिर दोबारा अगर कार्डियोलॉजिस्ट कहे तो आपको ये हेपरिन दोबारा देनी है। और स्पेजम की वजह से होगा क्या? आपको क्या लगता है अगर आपकी आर्टरी स्पेजम में जाती है तो इससे क्या होगा? एक पेशेंट के लिए तो पेन होगी, जो ऑपरेटर है उसके लिए क्या होगा? मैम कैथीटर ब्लॉक हो जाएगा। कैथेटर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा मेन चीज है, आप कैथेटर को बाहर कैसे निकालेंगे? आपकी आर्टरी आपके प्रोसीजर के खत्म होने से पहले ही स्पेजम में चली गई है, तो कैथेटर आपका जो है उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है कि आर्टरी को स्पेजम में जाने से बचाने के लिए आप पेशेंट को ये जो एंटीस्पाज्मेटिक ड्रग्स आप लोगों ने इसका जो एंटीस्पेजम मेडिकेशन का कॉकटेल बनाया था ये देना होता है। ठीक है। और स्पेजम ज्यादातर फीमेल्स में होता है। ठीक है। और स्पेजम कब होता है? ये आर्टरी है, अब बार बार इसमें कैथेटर की मूवमेंट हो रही है, बार बार आगे पीछे, तो वो इसको अगर टच कर गया इसकी साइड्स को तो ये आर्टरी स्पैज्म में जाती है। तो ये ज्यादातर फीमेल में, फीमेल वैसे भी ज्यादा एंशियस होती है, परेशान होती है। ठीक है। और दूसरा, फीमेल्स और जिनका लेस एक्सपीरियंस होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका अगर एक्सपीरियंस भी कम है उसमें भी। और दूसरा, मल्टीपल कैथेटर एक्सचेंज है, ये मैम कॉज फिर ऑफ। इस केस में पेशेंट का हार्ट रेट भी तो ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि आप अगर मल्टीपल बार कैथीटर को आगे पीछे करते हैं। नहीं, उसमें अगर पेशेंट एंशियस है तो हार्ट रेट ज्यादा होगा, अदरवाइज वो उस पर कोई ऐसा खास इफेक्ट नहीं करता। ठीक है। तो ये था हमारा मेडिकेशन वाला। अगला हमारा टॉपिक आता है कि आपने उसके बाद अब आर्म की क्या हिफाजत करनी है। उसके बाद जो पोस्ट प्रोसीजर आर्म की जो नेविगेशन है वो आप क्या करते हैं, आर्म को आप क्या करेंगे? अब आपने पहला प्रोसीजर आपका हो गया, शीथ प्लेस्ड, डन, मेडिकेशन गिवन, यस। नेक्स्ट आ गया कि अब आपने जो गाइड वाइड्स ली हैं, जो चीजें अब आप लेके अपने हार्ट की तरफ जाना है, उनका प्रोसीजर आ जाता है कि आप उनमें क्या करते हैं, आप उसके लिए क्या करें। इसके बाद आपने क्या किया, जो ये लिखा हुआ है 0.035 इंच गाइड वायर, बेटा ये गाइड वायर का एक्चुअली जो ऐसे है ना, ऐसे ये बिल्कुल इस तरह होती है, और इसका ये डायमीटर है, ये वाला राउंड डायमीटर है गाइड वायर का। इसका ये राउंड वाला जो डायमीटर है ये 0.3035। ठीक है। तो ये डायमीटर लिखा होता है, तो ये बाद में गाइड वायर इंसर्शन होती है। पहला स्टेप शीथ इंसर्शन, सेकंड स्टेप इसमें आपने मेडिकेशन दे दी, थर्ड स्टेप में आप अब गाइड वायर लेके गए। जब आप गाइड वायर लेके गए उसके बाद आप गाइड वायर के साथ साथ आप लेके जाएंगे कैथेटर। ठीक है। तो गाइड वायर आपने जो है जब लेके जानी है तो उसके कुछ लोग क्या करते हैं, जिस मैंने आपको ये बताया था कि सपोज करें कि ये जो बॉल पॉइंट है अंदर, ये आपकी गाइड वायर है और इसके ऊपर ये वाला जो है कैथेटर है। तो आप पहले गाइड वायर आगे आगे जाएगी, उसके ऊपर आप कैथेटर को लेके जाएंगे, क्योंकि कभी भी प्लास्टिक खुद ब खुद उसमें मूव नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं, ये भी बिहेव करती है प्लास्टिक ट्यूब्स की तरह से।
तो इसलिए आप पहले गाइड वायर लेके जाते हैं, गाइड वायर लेके जाएंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर जो है अपना कैथेटर जो है उस पर नेविगेट करें। ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हैं, गाइड वायर को आप इसका जे वायर भी कहते हैं। वाई वी कॉल इट जे वायर। कभी आप इसकी नेट से आप देखें ना तो ये यूं होती है, ऐसे, दिस। ठीक है, ये जे वायर है। और इसका ये जो टिप होती है, दिस वन, लेट मी हाईलाइट विद ब्लू, ये इतनी सॉफ्ट सी होती है, इस तरह होती है लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, ताकि आपकी आर्टरी को रप्चर ना करे। तो फिर जब आप इसको मूव करते हैं तो ये खुद ब खुद सीधी होती चली जाती है। ठीक है। आगे आगे ये रास्ता बनाती है, और ये अगर आपकी आर्टरी के साथ लग भी जाए, लेट्स सपोज योर आर्टरी, और यहाँ पे अगर लग भी जाए तो ये आगे उसको रप्चर नहीं करती, ये पार्ट इतना सॉफ्ट होता है। अगर ये खराब हो जाए तो आपको अपनी वायर जो है वो चेंज कर देती है। तो स्टैंडर्ड जे वायर जो है उसका जे का सफिशियंट होता है। ठीक है। उसके जे वायर है, इसमें कुछ नाम है जो आपको वायर्स के पता होने चाहिए। जे वायर हो गई, ये आपकी गाइड वायर है। ठीक है। फिर इसके अलावा होली वायर भी होती है, और बेंस्टन वायर भी होती है। ये सारी की सारी क्या है, ये सब की सब आपकी गाइड वायर्स हैं। इन्होंने आपको गाइड करना है रास्ता टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है जी। फिर ये स्मॉल ब्रांचेस में भी, आगे भी ये आर्टरीज में यही मैम जाती है, कोरोनरी आर्टरी में भी जाना है तो आप इसी गाइड वायर के जरिए आप जाएंगे, वहां पे इसको कैलकुलेट करके आप लेके जा सकते हैं इसको। लेकिन रिमूव करके अगर आप पीसीआई कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो है वो आ जाती है पीसीआई वायर, वो उससे भी ज्यादा बारीक होती है। हाँ जी बोले। मैम हम लोग पहले गाइड वायर प्लेस करते हैं या फिर शीट? मतलब कल जो हमने वो पढ़ा था ब्रीकियोस बेटा जो वो गाइड वायर है वो कैलिपर। शीथ की गाइड वायर है, ये गाइड वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो शीथ की गाइड वायर होती है वो इसके मुकाबले में कुछ नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा इसकी इतना आ जाएगी। उसने सिर्फ और सिर्फ आपकी शीथ को अंदर करना है। शीथ की वायर और है, ये गाइड वायर और है। ये आपके कैथेटर के लिए है, जो वो है वो सिर्फ आपकी शीथ के लिए, और वो छोटी सी वायर होती है शीथ के साथ। अगर आप देखें शीथ वाला, शीथ की किट देखें तो उसके अंदर पड़ी होती है। ठीक है। जी मैम। और अगर लेट्स सपोज कि आपकी आर्टरीज जो है वो आ, कह लें खराब सी हैं, टॉर्चर सी हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए फिर आप बैलून असिस्टेड वायर्स यूज करते हैं, जिनके डिस्टल एंड होते हैं कैथेटर के, बैलून लगा हुआ होता है। वैसे नॉर्मली मैंने ये यूज नहीं देखा बैलून असिस्टेड का। ये मूव कर जाती है क्योंकि इसमें इतनी लचक होती है, जो इसकी ये शेप होती है, इसमें इतनी लचक होती है कि ये टॉर्चस एरिया को भी, योटिक रूट वाले को भी सेफली ये पास कर जाती है। लेकिन इसको मेन काम होता है इसको मैन्यूवर करना, और मैन्यूवर करने के लिए इसको ये रोटेट किया जाता है, बैक साइड से रोटेट करके फिर इसको आगे मूव किया जाता है। तो इसका मैन्यूवर करना जो काम है ये ज्यादा मेन फंक्शन होता है। और फिर जैसे ही आपका कैथेटर जो है वो आपकी कह लें कि ये रूट है, तो राइट या लेफ्ट जिस पे भी आपने लगाना है, यहाँ पे जब अटैच हो जाता है आप इस इजीली इस वायर को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका शीथ रिमूवल एंड पोस्ट प्रोसीजर। जो शीथ रिमूवल का प्रोसीजर है वो सेम यही है। अगर आपने पीसीआई की है पेशेंट की, इफ एनजीओ, और एनजीओ आपकी दो केसेस हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। अगर तो आपने इसके बाद पेशेंट की, पेशेंट विलिंग है कि पेशेंट जो है उसने करवानी है रिमूव आफ्टर प्रोसीजर, फौरन आप रिमूव कर दें, कुछ नहीं होता है इसमें, कौन सा आपने। हाँ, रेडियल के केस में फिर आपको जो है वो एहतियात करनी पड़ती है। क्यों एहतियात करनी पड़ती है, कौन बताएगा। वैसे तो अगर नॉर्मल एनजीओ आप इजीली वही टेबल पे चाहे रिमूव कर दें और बैंडेज लगा दें, लेकिन रेडियल के केस में आपको क्यों एहतियात करनी पड़ती है। एनीवन, हमने कोई मेडिकेशन यूज की थी इसमें पहले, उसमें क्या था। क्योंकि आपने इसमें क्या दिया होता है, हेपरिन दिया होता है, तो उसके लिए इसके ऊपर प्रेशर देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि आप इसके लिए यूज करते हैं प्रेशर बैंडेज या हीमोस्टेसिस डिवाइस।
यूज प्रेशर बैंडेज प्लस हीमोस्टेसिस डिवाइस, जो वहां पे ब्लड को, तो पहले आप हीमोस्टेसिस डिवाइस इस जगह पे प्लेस करेंगे, उसके बाद नीचे से आप उसको शीट को रिमूव करेंगे। अब अगर पेशेंट का एबनॉर्मल है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अभी घंटे बाद हमारे पैसे अरेंज हो जाएंगे, या ये मसला है ये मसला है, तो हम अभी करवाएंगे, तो आप तब रिमूव नहीं करेंगे। अगर पेशेंट विलिंग नहीं है तो आप उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिर इसके बाद ये है कि अगर आपने पीसीआई की है, ये था एनजीओ के लिए। अब अगर आपने पीसीआई की है तो इसका बेटा 8 to 12 आवर्स के बाद आपने इसको रिमूव करना होता है, रिमूव शीट। और इसके लिए भी प्रोसीजर वही होगा कि आपको प्रेशर बैंडेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसमें भी हेपरिन दिया होता है, ड्यू टू हेपरिन। जब तक हेपरिन का फंक्शन कम नहीं होगा आप उसको शीट को रिमूव नहीं कर सकते, नहीं तो वहां पे ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं शीट को रिमूव करने के लिए, और शीट को रिमूव करने के लिए आपने फिर वहां पे प्रेशर बैंडेज का इस्तेमाल करना होता है, या हीमोस्टेसिस डिवाइस का। हीमोस्टेसिस डिवाइस जो है उसको बेसिकली उसको हम बैंड भी कहते हैं, रेडियल बैंड भी कहते हैं, और वो इस तरह क्लॉक के फॉर्म में होता है, और उसको आपने यू रोटेट करना होता है। जैसे आपने यहाँ पे कोई बैंड बांधा और वो उसका डायल ऊपर की तरफ होता है, आप उसको घुमाते जाते हैं और वो नीचे से टाइट होता जाता है। जब आपको पता लग जाता है कि इतना टाइट हो गया कि पेशेंट पेन फील कर रहा है, आप उस शीट को नीचे से निकाल देते हैं और वो प्रेशर वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो ये होती है। अब आपने देखना है कि रेडियल बैंड किस तरह से लगाते हैं, इसकी वीडियो आपने देखनी है। ठीक है, तो ये शीट मैम रिमूवल ये का। जो मैम हम लोग जो पीडीए के प्रोसीजर्स करते हैं, यानी पीडीए बीएसटी एस, जिसमें हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, यानी डिवाइसेस के हम्म। थ्रू क्लोज करते हैं, ये पीसीआई में नहीं आएगा? नो, ये ये पीसीआई पीसीआई नहीं में होता, नहीं आएगा? पीसीआई में नहीं होता, वो डिवाइस क्लोजर्स होते हैं। पीसीआई स्टैंड्स फॉर परक्यूटेनियस क्रोनरी इंटरवेंशन। इसमें आप क्रोनरी की इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसमें स्टेंट्स डाल रहे हैं, जबकि वो डिवाइस क्लोजर्स। उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आपके हार्ट के चैम्बर्स में आपने डिवाइसेस डालने होते हैं, तो वो डिवाइस क्लोजर में आता है। पीसीआई इज जस्ट फॉर क्रोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो ये हम लोग शीथ रिमूवल तक आज हम लोगों ने रीड किया। कॉम्प्लिकेशन जो है रीडिंग आर्टरीज प्रेजेंट की, अगर इनको भी हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा रीड कर लें, थोड़ा सा टाइम है, तो कल इंशाल्लाह फिर हम फेमरल अप्रोच को स्टार्ट कर सकते हैं। बुक से आपने इनको रीड करना है, जो ना समझ में आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन अगर हम देखें कि रेडियल आर्टरीज प्रेजेंट की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। पहला तो ये कि शीत जो है वो कभी भी क्विकली आपने नहीं निकालनी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। कॉम्प्लिकेशन, डू नॉट रिमूव शीत क्विकली। शीत को क्विकली आपने नहीं निकालना, नहीं तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहेगा। और दूसरा ये भी नहीं करना कि आप उसका वजन और उसके ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और शीत नीचे से आपकी आर्टरी को पंक्चर कर रही है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, और पेशेंट को पेन जितनी आप कम से कम कर सके। ठीक है, तो इसलिए उससे पहले आप, अगर उसका खत्म हो गया असर, वैसे तो प्रोसीजर के एंड तक रहता है, जो आपने पेशेंट को जाइलोकेन दिया होता है उसका वैसे तो असर रहता है, लेकिन अगर खत्म हो जाता है तो आप पेशेंट को दोबारा से एनाल्जेसिक्स जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यूज एनाल्जेसिक ताकि पेशेंट की पेन कम हो। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने वार्म कंप्रेस देनी है। इन केस अगर आपकी आर्टरी चली गई है स्पेजम में, तो उसके लिए भी सेम ये प्रोसीजर है कि आपने एनाल्जेसिक्स यूज किए, उस पर वार्म कंप्रेशन पहले देनी है, और अपनी जो स्पाज्मेटिक जो आर्टरी होती है उसको रिलैक्स करना है पहले। आपकी कहीं पे भी अगर आपकी बॉडी में पेन हो रही होती है ना, कभी वहां पे आप जो वार्म कह लें कि टॉवल, डैम्प टॉवल होता है, या कोई भी वार्म जो है उसके साथ आप कभी रख के आप उसको जो है वो हल्का हल्का उसकी टकोर करके देखें, आपको सुकून मिलता है, आपकी आर्टरीज रिलैक्स होती है वहां की। तो इसलिए पेशेंट को हमेशा वार्म कंप्रेस देना चाहिए अगर उसकी आर्टरी स्पेजम में चली जाती है। और उसके बाद फिर दोबारा आप करेंगे एडमिनिस्टर नाइट्रो। ठीक है, और उसके नेफिडिपाइन। बाद नेसेसरी, नेफिडिपाइन। उसके बाद भी अगर नेसेसरी है आपके लिए तो आप दोबारा भी दे सकते हैं। लेकिन ये कुछ स्टेप्स हैं कि अगर आपकी आर्टरी स्पेजम में चली गई है, रेडियल आर्टरी आपकी, और पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट है, तो आप उसमें क्या करेंगे, एनर्जेटिक्स दोबारा देंगे। ठीक है, और अगर आपका स्पेजम इतना सिवियर है कि आपका कैथेटर स्टक हो,
फिर आप अपना वो जो कॉकटेल है वो भी दे सकते हैं, उसमें भी तो आपके नाइट्रो है, नहीं तो आप पेशेंट का जो ये एनाल्जेसिक्स यूज करेंगे, और इसके पहले आप देंगे नेफिडिपिन। ठीक है जी, अगर आपका कैथेटर स्टक हो गया तो फिर नेफिडिपिन देंगे, फिर उसके बाद ये वन, फिर आप दोबारा